हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 25। भविष्यवाणी किसी ने सुन ली। हैरी पॉटर जिनी वीजली के साथ घूम रहा है, इस बात पर बहुत से लोग दिलचस्पी ले रहे थे, खास तौर पर लड़कियां। उसे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसके बारे में किसी ऐसे विषय पर बात हो रही थी जिससे उसे खुशी मिल रही थी। ऐसा काफ़ी अरसे बाद हो रहा था। अभी तक उसके बारे में बातें होती थी क्योंकि वो शैतानी जादू की भयंकर घटनाओं में शामिल रहता था। लोगों को गपशप करने के अलावा जैसे कोई काम ही नहीं है, जिनी ने कहा जब वो कॉमन रूम के फर्श पर हैरी के पैरों से टिककर दैनिक जादूगर पढ़ रही थी। 1 सप्ताह में दम पिशाचों के 3 हमले हो चुके हैं। लेकिन रोमिल्डा बहन मुझसे पूछ रही थी कि क्या ये सच है कि तुम्हारे सीने पर गरुण अश्व का टैटू है। रॉन और हरमाइनी अट्टहास करने लगे, लेकिन हैरी ने नज़रअंदाज कर दिया। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें बताया टैटू हंगेरियन हॉर्न टेल का है। जिनी ने अखबार का पन्ना पलटते हुए कहा। धन्यवाद, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने उसे क्या बताया कि रॉन के सीने पर किसका टैटू है? पिग्मी पफ का, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो टैटू कहाँ पर है। रॉन की त्योरियां चढ़ गई। हरमाइनी हंसी के मारे लोट-पोट हो गई। ध्यान रखो, रॉन ने हैरी और जिनी की तरफ चेतावनी भरी उंगली दिखाते हुए कहा। मैंने इजाज़त दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे वापस नहीं ले सकता। तुम्हारी इजाज़त? तुम कब से मुझे कुछ करने की इजाज़त देने लगे? वैसे भी तुमने कहा था कि तुम माइकल या डीन के बजाय मेरा हैरी के साथ घूमना ज़्यादा पसंद करोगे। हाँ, मैंने कहा था। रॉन की सहन शक्ति का ज़्यादा इम्तिहान नहीं हुआ क्योंकि हैरी और जिनी बहुत कम समय तक साथ रह पाते थे। जिनी के OWL के टेस्ट करीब आ रहे थे। उसे मजबूरी में रात को घंटों तक रिवीजन करना पड़ता। एक शाम को जिनी लाइब्रेरी गई। हैरी कॉमन रूम में खिड़की पर बैठा था। उसी समय हरमाइनी उसके और रॉन के बीच वाली सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अप्रिय उद्देश्यपूर्ण भाव था। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ हैरी। किस बारे में? तथाकथित हाफ ब्लड प्रिंस। ओह, दोबारा नहीं, हैरी ने कराहते हुए कहा। वो अपनी पुस्तक लाने के लिए दोबारा आवश्यकता कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, इसलिए कार्डों में उसका प्रदर्शन खराब हो रहा था। लेकिन हैरी को यकीन था स्नैप अभी भी प्रिंस की पुस्तक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हैरी ने संकल्प किया जब तक स्नैप उसकी पुस्तक की तलाश में जुटे हैं वो उसे वहीं रहने देगा। हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, हैरी ने चिढ़कर कहा। प्रिंस हरमाइनी, प्रिंस। ठीक है, हरमाइनी ने कहा। उसके गालों पर चमक आ गई जब उसने अपनी जेब से एक बहुत पुराने अखबार की कतरन निकाली और हैरी के सामने पटक दी। इसकी तरफ देखो, इस फोटो को देखो। हैरी ने खस्ता हाल कागज और उसके हिलते हुए फोटो को देखा। रॉन भी देखने के लिए झुक गया। फोटो में करीब 15 साल की दुबली पतली लड़की थी। वो सुंदर नहीं थी, चिड़चिड़ी दिख रही थी। फोटो के नीचे लिखा था एलिन प्रिंस, हॉगवर्ट्स गॉबस्टोन्स टीम की कप्तान। तो ये अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताओं के बारे में नीरस खबर थी। उसका नाम एलिन प्रिंस था। प्रिंस हैरी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। तब हैरी को एहसास हुआ हरमाइनी क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो जोर से हंस पड़ा। हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है वो हाफ ब्लड प्रिंस थी? नहीं, सुनो, अगर उसके पिता जादूगर हों जिनका सरनेम प्रिंस था और उसकी माँ मगलू हो तो वो खुद को हाफ ब्लड प्रिंस कह सकती थी। हाँ, बहुत बुद्धिमानी की बात सोची हरमाइनी, लेकिन हो सकता है शायद उसे हाफ ब्लड प्रिंस होने पर गर्व हो। सुनो हरमाइनी, मैं जानता हूँ प्रिंस लड़की नहीं है, मुझे इसका कारण नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूँ। हरमाइनी ने गुस्से में कहा। सच तो यह है कि तुम ये सोचते हो कि कोई भी लड़की इतनी बुद्धिमान नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ 5 साल तक रहने के बाद मैं ये बात कैसे सोच सकता हूँ कि लड़कियाँ बुद्धिमान नहीं होती? बस मैं जानता हूँ कि प्रिंस लड़का था। वैसे तुम्हें ये कतरन कहाँ मिली? लाइब्रेरी में, हरमाइनी ने कहा। हैरी को यही उम्मीद थी। वहाँ पर पुराने दैनिक जादूगरों का बड़ा संग्रह था। मैं इस एलिन प्रिंस के बारे में ज़्यादा पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, हैरी ने चिढ़कर कहा। मज़े से करो। हाँ, मैं करूँगी, और सबसे पहले तो मैं कार्डों के पुराने पुरस्कारों के रिकॉर्ड देखूंगी। हैरी ने एक पल के लिए उसे देखा। त्योरियां चढ़ाई। तो इस बात को कभी नहीं भूल पाएगी कि तुमने काढ़े में उससे अच्छा प्रदर्शन किया है, रॉन ने कहा। दोबारा 1000 जादुई जड़ी बूटियाँ और फफूंदियाँ पुस्तक पढ़ने लगा। तुम्हें ये तो नहीं लगता मैं पागल हूँ जो उस पुस्तक को दोबारा निकालना चाहता हूँ, है ना? जाहिर है नहीं, रॉन ने जोश में कहा। वो प्रिंस जीनियस था। वैसे भी उसके बिजोआ के सुझाव के बिना
उसने अपने गले पर एक खास अंदाज में उंगली फेरी। बातचीत करने के लिए यहाँ नहीं होता। मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंत्र जो तुमने मेलफॉय पर मारा वो बढ़िया था। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गया है। ज़रा सी देर में उठकर खड़ा हो गया। तुम्हें इस शनिवार को भी स्नैप के साथ सज़ा काटनी है? रॉन ने कहा। हाँ, उसके बाद वाले शनिवार को भी और उसके बाद वाले शनिवार को भी। ये सज़ा उसे परेशान कर रही थी। हैरी अपनी कटु चिंता से बाहर निकला जब जिमी पिक्स एक मुड़ा हुआ चर्म पत्र लेकर उसके बगल में प्रकट हुआ। धन्यवाद जिमी। अरे ये तो डंबलडोर ने भेजा है। हैरी ने रोमांचित होकर चर्म पत्र को खोलकर उसे पढ़ा। उन्होंने मुझे जल्दी से ऑफिस में बुलाया है। हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हें ये तो नहीं लगता उन्हें वो चीज़ मिल गई है? जाकर देखता हूँ, है ना? हैरी ने तेजी से खड़े होते हुए कहा। वो झटपट कॉमन रूम से बाहर निकला और जितनी तेजी से हो सकता था 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। तभी हैरी को एक चीख और किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो चलते चलते रुक गया, सुनने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शोर पास वाले गलियारे से आ रहा था। हैरी ने छड़ी निकालकर उस तरफ दौड़ लगा दी। मोड़ पर मुड़ने के बाद उसने देखा प्रोफेसर ट्रिलोनी फर्श पर पड़ी हुई थी। उनका सिर उनकी शॉल से ढका हुआ था। प्रोफेसर! हैरी जल्दी से आगे गया, प्रोफेसर ट्रिलोनी को उठाने लगा। उनकी माला के कुछ चमकते मन के उनके चश्मे में उलझ गए थे। क्या हुआ प्रोफेसर? उन्होंने तेज आवाज में कहा। मैं टहल रही थी और कुछ शैतानी चीज़ों पर विचार कर रही थी जिनकी झलक मैंने देखी थी। लेकिन हैरी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसका ध्यान अभी अभी इस तरफ गया कि वो कहाँ खड़े हैं। दाहिनी तरफ नाचते दैत्यों की दीवार धरी थी। प्रोफेसर, क्या आप आवश्यकता कक्ष के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी? क्या? अचानक वो सतर्क दिखने लगी। क्या आप उसके भीतर जाने की कोशिश कर रही थी? आवश्यकता कक्ष के? देखो, मुझे नहीं पता था कि विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं। सब विद्यार्थी नहीं जानते हैं, लेकिन क्या हुआ? आप चीखी थी, ऐसा लगा जैसे आपको चोट लगी हो। देखो, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने कहा और रक्षात्मक तरीके से शॉल अपने चारों तरफ लपेटकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा। मैं कुछ चीज़ें, कुछ व्यक्तिगत सामान उस कमरे में रखना चाहती थी और फिर वो भद्दे आरोप जैसा कुछ बुदबुदाने लगी। लेकिन आप उन्हें छिपाने के लिए अंदर नहीं जा पाई? उसे ये बात अजीब लगी। जब वो हाफ ब्लड प्रिंस की पुस्तक छिपाना चाहता था तो कमरा खुल गया था। ओह, मैं अंदर तो पहुंच गई थी, लेकिन वहां कोई पहले से था। कोई अंदर था। कौन? अंदर कौन था? मैं नहीं जानती। मैं कमरे में अंदर गई, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं बरसों से सामान छिपा रही हूँ, यानी इस कक्ष का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक आवाज़। वो क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं कह रही थी, वो तो किलकारी भर रही थी। किलकारी? ये किसी लड़के की थी या लड़की की? मुझे लगता है लड़के की थी। वो आवाज़ खुश लग रही थी, जैसे जश्न मना रही हो। हैरी ने थोड़ा कुंठित होकर पूछा, क्या आप बिना पूछे ये पता नहीं लगा सकती थी कि वहाँ कौन है? अंदरूनी आँख। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने गरिमा के साथ अपने शॉल और चमकते मनकों की कई मालाओं को सीधा किया। ठीक है, किलकारियों के सांसारिक क्षेत्र से बाहर की बातों को देख रही थी। ठीक है, हैरी ने जल्दी से कहा। वो प्रोफेसर ट्रिलोनी के अंदरूनी आँख के बारे में सुन चुका था। और क्या आवाज़ ने बताया था वहाँ कौन है? उसने मुझे नहीं बताया। अगले ही पल मुझे किसी ने कमरे के बाहर फेंक दिया। मुझे लगता है आपको ये बात प्रोफेसर डंबलडोर को बता देनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए मेलफॉय जश्न मना रहा है। मेरा मतलब, किसी ने आपको कमरे से बाहर फेंक दिया। उसे हैरानी हुई। ये सुझाव सुनकर ट्रिलोनी तन गई और गुस्से में दिखने लगी। हेडमास्टर ने मुझे सूचित किया है। वो मुझसे कम मिलना पसंद करेंगे। जो लोग मेरी कद्र नहीं करते, मैं उनके पास जाना पसंद नहीं करती। उनका दुबला हाथ अचानक हैरी की कलाई पर कस गया। बार बार चाहे मैं उन्हें कैसे भी जमानूं, और उन्होंने अपने शॉलों के नीचे से नाच के अंदाज में एक पत्ता खींचा। टावर पर ये गिरती बिजली, विनाश, तबाही, ये चीज़ें लगातार करीब आ रही हैं। ठीक है, देखिए, मुझे अब भी लगता है कि आपको डंबलडोर को इस आवाज़ और अंधेरा छाने और कमरे के बाहर फेंके जाने के मामले में बताना चाहिए। ऐसा लगता है? प्रोफेसर ट्रिलोनी ने एक पल के लिए इस मामले पर विचार किया, लेकिन हैरी जानता था कि वो अपने इस रोमांचक अनुभव को बताना पसंद करेंगे। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट है, हम एक साथ चलते हैं। अच्छा, तो फिर चलो, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो झुकी और अपनी शेरी की बोतलें उठाकर पास ही रखे एक बड़े नीले सफ़ेद गमले में डाल दी।
जब वो दोनों साथ साथ चलने लगे तो प्रोफेसर ट्रिलोनी भारी आवाज़ में बोली, हैरी, मुझे क्लासों में तुम्हारी कमी बहुत अखरती है। तुम कभी अच्छे भविष्य दृष्टा तो नहीं थे, लेकिन तुम बहुत अद्भुत थे जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती थी। हैरी ने जवाब नहीं दिया। जब प्रोफेसर ट्रिलोनी उसकी मौत या विनाश के बारे में लगातार भविष्यवाणी करती थी तो वो चिढ़ जाता था। मुझे डर है, उन्होंने आगे कहा, कि वो घोड़ा, माफ़ करना, वो सेनेटर ताश के पत्तों से भविष्यवाणी करने के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उससे पूछा था, जैसे एक भविष्यवक्ता दूसरे से पूछता है कि क्या उसे भी आने वाले विनाश के दूरगामी कंपन महसूस हो रहे हैं, लेकिन वो हंस दिया। उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई और बोतलें पीछे छूटने के बाद भी हैरी को शेरी की तेज गंध आई। शायद घोड़े ने लोगों को ये कहते सुन लिया है कि मेरे पास मेरी पर दादी जितनी प्रतिभा नहीं है। ईर्ष्यालु लोग वर्षों से अफवाहें फैला रहे हैं। जानते हो हैरी, ऐसे लोगों से मैं क्या कहती हूँ? अगर मैं डंबलडोर के सामने अपनी प्रतिभा साबित नहीं कर देती तो क्या वो मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने देते, मुझ पर इतने सालों तक इतना भरोसा दिखाते? हैरी धीरे से कुछ बुदबुदाया। मुझे डंबलडोर के साथ हुई पहली मुलाकात अच्छी तरह याद है। वो बहुत प्रभावित हुए थे, जाहिर है बहुत ही प्रभावित। मैं हॉग्स हेड में ठहरी थी, जहाँ ठहरने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगी। वहाँ खटमल है, प्यारे बच्चे, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। डंबलडोर ने सराय में मेरे कमरे में आने का शिष्टाचार निभाया। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। मुझे स्वीकार करना होगा कि पहले तो वो ज्योतिष के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे और मुझे याद है कि मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। लेकिन फिर और अब हैरी पहली बार पूरी तरह ध्यान दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि तब क्या हुआ था। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने वो भविष्यवाणी की थी जिसने हैरी के पूरे जीवन की दिशा बदल दी थी। ये भविष्यवाणी उसके और वोल्डेमॉर्ट के बारे में थी। लेकिन तभी हमारी बातों के बीच में सेवरस स्नैप ने बदतमीजी से दखल दे दिया। क्या? हाँ, दरवाजे के बाहर हंगामा हो गया। ये खुल गया। वहाँ पर असभ्य बारमैन स्नैप को पकड़े खड़ा था। स्नैप बहाना बनाते हुए कह रहे थे कि वो सीढ़ियों पर गलत रास्ते से ऊपर आ गए थे। हालांकि मुझे लगता है कि जब मैं डंबलडोर से बात कर रही थी तो उन्हें चोरी छुपे सुनते पकड़ लिया गया था। देखो, वो खुद उस समय नौकरी की तलाश कर रहे थे और बेशक टिप्स लेने की आशा में कान लगाकर सुन रहे होंगे। तुम जानते हो, उसके बाद डंबलडोर मुझे नौकरी देने के ज़्यादा पक्ष में हो गए। हैरी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी विनम्रता और शांत प्रतिभा को उस आक्रामक घुसपैठिए युवक की तुलना में बेहतर पाया जो की होल में कान लगाकर सुन रहा था। हैरी, उन्होंने पलट कर देखी। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि हैरी उनके साथ नहीं चल रहा है, वो रुक गया है और अब लगभग 10 फुट पीछे है। हैरी, उन्होंने दोहराया। शायद उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था जिससे वो काफ़ी चिंतित और भयभीत हो गई। हैरी मूर्ति की तरह स्थिर था। सदमे की लहरें उससे टकरा रही थीं, लहर के बाद लहर, जिससे हर चीज़ मिट गई सिवाय इस जानकारी के जो उससे इतने लंबे समय से छिपा कर रखी गई थी। जिसने भविष्यवाणी सुनी थी वो स्नैप थे। जो भविष्यवाणी की खबर वोल्डेमॉर्ट के पास ले गए थे वो स्नैप थे। स्नैप और पीटर पेटिग्रू ने मिलकर वोल्डेमॉर्ट को लिली, जेम्स और उनके बेटे को मारने भेजा था। इस वक्त हैरी के लिए कोई और बात महत्वपूर्ण नहीं थी। हैरी, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने फिर कहा। हैरी, मुझे लग रहा था कि हम एक साथ हेडमास्टर से मिलने जा रहे हैं। आप यहीं रुकिए, हैरी ने सुन्न होठों से कहा। लेकिन मैं उन्हें बताने वाली थी कि मुझ पर आवश्यकता कक्ष में किस तरह हमला हुआ था। आप यहीं रुकिए, हैरी ने गुस्से में दोहराया। वो दहशत में आ गई जब वो उनके पास से दौड़ता हुआ डंबलडोर के गलियारे में मुड़ा जहां गारगोयल पहरा दे रहा था। हैरी ने गारगोयल से चिल्लाकर पासवर्ड बोला और एक बार में 3-3 सीढ़ियां लांघते हुए घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसने डंबलडोर के दरवाजे पर खटखटाने के बजाय उसे जोर से धड़धड़ा दिया। आ जाओ। ये शांत आवाज आने के पहले ही हैरी तेजी से कमरे में पहुंच गया था। ज्वाला ने मुड़कर देखा। उसकी चमकती काली आंखें सूर्यास्त के सुनहरे रंग से चमक रही थी जो खिड़की के पार हो रहा था। डंबलडोर खिड़की पर खड़े होकर मैदान को देख रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा काला यात्री चोगा था।
देखो हैरी, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम मेरे साथ चल सकते हो। एक दो पल के लिए हैरी को कुछ समझ नहीं आया। ट्रिलोनी के साथ हुई बातचीत ने उसके दिमाग से बाकी सारी बातें निकाल दी थी। उसका दिमाग बहुत धीरे चल रहा था। आपके साथ चलना? जाहिर है, अगर तुम चलना चाहो। अगर मैं... और फिर हैरी को याद आया कि वो डंबलडोर के ऑफिस में आने के लिए इतना उतावला क्यों था। आपको मिल गया? आपको कोई होर्क्रक्स मिल गया? मुझे ऐसा ही लगता है। गुस्से और द्वेष की भावनाएं सदमे और रोमांच की भावनाओं से जूझने लगी। कुछ पल तक हैरी कुछ नहीं बोला। डंबलडोर ने कहा, डर लगना स्वाभाविक है। मुझे डर नहीं लग रहा। हैरी ने तत्काल कहा, यह बिल्कुल सच था, उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। ये कौन सा होर्क्रक्स है? ये कहाँ है? मुझे यकीन नहीं है ये कौन सा है। हालांकि मुझे लगता है कि हम सांप को तो हटा सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो होर्क्रक्स यहाँ से कई मील दूर समुद्र के किनारे एक गुफा में छिपा हुआ है। मैं बहुत लंबे समय से उस गुफा को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। वो गुफा जिसमें वार्षिक पिकनिक के समय टॉम रिडल ने अपने अनाथालय के 2 बच्चों को आतंकित किया था। तुम्हें याद है? हाँ। इस पर सुरक्षा उपाय कैसे हैं मैं नहीं जानता। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जो बिल्कुल गलत भी हो सकती हैं। डंबलडोर झिझके और फिर बोले, हैरी, मैंने वादा किया था कि तुम मेरे साथ चल सकते हो और मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये गलती होगी अगर मैं तुम्हें चेतावनी न दे दूँ कि ये बहुत खतरनाक होगा। मैं चल रहा हूँ। डंबलडोर की बात पूरी होने से पहले हैरी बोल पड़ा। स्नैप पर गुस्से के कारण दुस्साहसिक काम करने की उसकी इच्छा पिछले कुछ मिनटों में 10 गुना बढ़ गई थी। ये हैरी के चेहरे पर दिख रहा होगा, क्योंकि जब डंबलडोर खिड़की से हटे तो उन्होंने हैरी की तरफ ज्यादा गौर से देखा। उनकी चांदी जैसी भौं के बीच एक हल्की सी लकीर आ गई। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम किस बात से परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ हैरी, तुम गुप्त विद्या में निपुण नहीं हो पाए हो। इस शब्द ने वो चिंगारी दे दी जिससे हैरी का गुस्सा भड़क गया। स्नैप! उसने जोर से कहा और ज्वाला ने पीछे से धीरे से आवाज निकाली। सब कुछ स्नैप के कारण हुआ है। उन्होंने वोल्डेमॉर्ट को भविष्यवाणी के बारे में बताया था। उन्होंने ही दरवाजे के बाहर खड़े होकर भविष्यवाणी सुनी थी। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। डंबलडोर का भाव जरा भी नहीं बदला, लेकिन हैरी ने सोचा कि ढलते सूरज की खूनी चमक के नीचे उनका चेहरा सफेद दिख रहा था। एक लंबे पल तक डंबलडोर कुछ नहीं बोले। आखिरकार उन्होंने पूछा, तुम्हें इसके बारे में कब पता चला? अभी अभी, हैरी ने कहा, जो बड़ी मुश्किल से खुद को चिल्लाने से रोक रहा था, और तभी अचानक वो खुद को नहीं रोक पाया। और आपने उन्हें यहाँ पढ़ाने दिया, जबकि उन्होंने वोल्डेमॉर्ट से मेरे मम्मी डैडी पर हमला करने को कहा था। वो इतनी बुरी तरह हाँफ रहा था जैसे कुश्ती लड़ रहा हो। हैरी डंबलडोर से दूर मुड़ गया, जिनकी एक मांसपेशी भी नहीं हिली थी। हैरी स्टडी में चहलकदमी करता रहा, अपने हाथ में अपनी उंगलियां मलता रहा और पूरी कोशिश करता रहा कि वो चीज़ों को उठाकर ना पटकने लगे। वो डंबलडोर पर गुस्से से चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो उनके साथ होर्क्रक्स को नष्ट करने जाना चाहता था। वो उन्हें बताना चाहता था कि वो मूर्ख हैं जो स्नैप पर भरोसा करते हैं। लेकिन वो इस बात से दहशत में था कि अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो डंबलडोर उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। हैरी, प्लीज मेरी बात सुनो। चहलकदमी करने से खुद को रोकना भी चिल्लाने से रोकने जितना ही मुश्किल था। हैरी अपना होंठ काटते हुए ठहरा। उसने डंबलडोर के झुर्रियों भरे चेहरे की तरफ देखा। प्रोफेसर स्नैप ने एक भयंकर, मुझसे ये मत कहिएगा कि ये गलती थी सर। वो दरवाजे पर छिपकर सुन रहे थे। मेरी बात पूरी होने दो। डंबलडोर ने इंतजार किया जब तक हैरी ने सहमति में सिर नहीं हिलाया। फिर वो आगे बोले, प्रोफेसर स्नैप ने एक भयंकर गलती कर दी थी। जब उन्होंने प्रोफेसर ट्रिलोनी की भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सुना था, तब वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की सेवा में थे। जाहिर है वो सुनी हुई बातें अपने मालिक को जल्दी से बताने चले गए, लेकिन क्योंकि इसका उनके मालिक से बहुत गहरा संबंध था, लेकिन वो नहीं जानते थे, वो इस बात को किसी तरीके से जान ही नहीं सकते थे कि वोल्डेमॉर्ट उसके बाद किस लड़के के पीछे पड़ेगा, या वो अपनी खूनी खोज में किसके माता पिता को मारेगा जो तुम्हारे माता पिता थे। हैरी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी निकाली। वो मेरे डैडी से उतनी ही नफरत करते थे जितनी सीरियस से। प्रोफेसर, आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि स्नैप जिन लोगों से नफरत करते हैं वो कितनी जल्दी मर जाते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हैरी, जब प्रोफेसर स्नैप को यह एहसास हुआ कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने किस तरह भविष्यवाणी का विश्लेषण किया है तो उन्हें कितनी ग्लानि हुई।
मेरा मानना है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप था और इसी कारण वो लौटे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे गुप्त ज्ञाता हैं, है ना सर? हैरी ने कहा, जिसकी आवाज़ कांप रही थी। हालांकि वो इसे स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा क्या वोल्डेमॉर्ट को इस बात पर यकीन नहीं है कि स्नैप अभी उसकी तरफ है? प्रोफेसर, आपको इतना पक्का विश्वास कैसे है कि स्नैप हमारी तरफ है? डंबलडोर कुछ नहीं बोले। उन्हें देखकर लगा जैसे वो किसी चीज़ के बारे में अपना मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो बोले, मुझे भरोसा है, मुझे सेवरस स्नैप पर पूरा भरोसा है। हैरी ने खुद को संभालने के लिए कुछ समय तक गहरी सांसें ली, पर यह तरीका सफल नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं है। वो इस समय आपकी नाक के नीचे ड्रैको मैलफॉय के साथ किसी गुंताड़े में लगे हैं, और आप इसके बाद भी। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं हैरी, डंबलडोर ने कहा। इस बार उनकी आवाज़ में सख्ती का लहजा था। मैं तुम्हें अपने विचार बता चुका हूँ। आप आज रात को स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, और मैं शर्त लगाता हूँ आपने सोचा भी नहीं होगा कि स्नैप और मैलफॉय क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुम ठीक ठीक बताओ, तुम्हें उन पर क्या करने का शक है? मैं किसी गुंताड़े में है। अभी अभी प्रोफेसर ट्रिलॉनी अपनी शेरी की बोतलें छिपाने के लिए आवश्यकता कक्ष में गई थी। उन्हें वहाँ मैलफॉय के खुशी से जश्न मनाने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। वो वहाँ किसी खतरनाक चीज़ की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं। उसने मरम्मत कर ली है और आप स्कूल के बाहर जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। बहुत हो गया, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने ये बात बहुत शांति से कही थी, लेकिन हैरी खामोश हो गया। वो जानता था उसने आखिरकार अदृश्य रेखा पार कर ली है। तुम्हें क्या लगता है इस साल अपनी अनुपस्थिति के दौरान मैंने स्कूल को असुरक्षित छोड़ा होगा? मैंने ऐसा नहीं किया है। आज रात को जब मैं जाऊंगा तो एक बार फिर अतिरिक्त सुरक्षा होगी। हैरी, मेहरबानी करके ऐसा मत सोचो। मैं अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं। हैरी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बुदबुदाया, लेकिन डंबलडोर ने बीच में बात काट दी। मैं इस बारे में आगे बात नहीं करना चाहता। हैरी ने अपने शब्द मुंह में रोक लिए। क्या तुम आज रात को मेरे साथ चलना चाहते हो? हाँ, हैरी ने तुरंत कहा। बहुत बढ़िया, तो सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर ले चलूंगा। शर्त यह है, तुम मेरे हर आदेश का तुरंत बिना किसी सवाल के पालन करोगे। जाहिर है। हैरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा मतलब है कि तुम्हें इस तरह के आदेशों का पालन भी करना होगा। भागो, छिपो, लौट जाओ। क्या तुम वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। अगर मैं तुमसे छिपने को कहूँगा तो तुम करोगे? हाँ। अगर मैं तुमसे भागने को कहूँगा तो तुम मेरा आदेश मानोगे? हाँ। अगर मैं तुम्हें मुझे छोड़कर खुद को बचाने को कहूँगा तो क्या तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुमसे कहूँगा? मैं। हैरी, उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ सर। बहुत अच्छा, तो जाओ, अपना चोगा ले आओ। 5 मिनट में प्रवेश हॉल में मुझसे मिलो। डंबलडोर खिड़की के बाहर मुड़े। सूरज अब क्षितिज पर माणिक जैसा लाल चमक रहा था। हैरी डंबलडोर के ऑफिस से निकला, घुमावदार सीढ़ियों से उतर गया। वापस लौटा तो रॉन और हरमाइनी कॉमन रूम में एक साथ थे। हरमाइनी ने तत्काल पूछा, डंबलडोर क्या चाहते हैं? हैरी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, हैरी ने उन दोनों के पास आगे जाते हुए कहा। वो सीढ़ियों पर लपक कर चढ़ा अपने कमरे में पहुंच गया। उसने संदूक खोलकर नक्शा और मोजा निकाल लिए। वो सीढ़ियों के नीचे हॉल में उतरा। वो वहां जाकर रुका जहां रॉन और हरमाइनी थे। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। डंबलडोर को लगता है कि मैं अपना अदृश्य चोगा लेने आया हूँ। सुनो, उसने उन्हें जल्दी से बता दिया कि वो कहाँ और क्यों जा रहा है। उसने हरमाइनी की दहशत भरी आह या रॉन के सवालों का जवाब नहीं दिया। तुम समझ गए इसका क्या करना है? हैरी ने जल्दी से कहा। डंबलडोर आज रात को यहाँ नहीं होंगे। ऐसे में मैलफॉय जो करना चाहता है उसे आसानी से कर सकता है। नहीं, मेरी बात सुनो, उसने गुस्से में कहा। रॉन और हरमाइनी जब दोनों ही बाधा डालने के लिए बेताब दिखे। मैं जानता हूँ मैलफॉय आवश्यकता कक्ष में जश्न मना रहा है। ये लो, डीए में से जिसे तुम बुलाना चाहती हो बुला सकती हो। हरमाइनी, वो संपर्क वाले गैलियन अब भी काम कर रहे होंगे, है ना? डंबलडोर कहते हैं स्कूल पर उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा कर दी है, लेकिन अगर स्नैप शामिल है तो वो जानते हैं डंबलडोर की सुरक्षा क्या है और उसे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं होगी तुम लोग निगरानी करोगे। हैरी, हरमाइनी ने बोलना शुरू किया। उसकी आंखें डर से फैल गई। मेरे पास बहस का वक्त नहीं है, इसे भी ले लो। उसने मोजा रॉन के हाथों में दे दिया। मुझे मोजे की ज़रूरत क्यों है? तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो मोजे के अंदर है। इसमें खुशकिस्मती काढ़ा है, तुम और जिनी पी लेना। मेरी तरफ से अलविदा कहना।
मैं चलता हूँ, डम्बलडोर इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हरमाइनी बोली जब रॉन ने हैरान दिखते हुए सुनहरे काढ़े की वो छोटी शीशी निकाली। हमें नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, कौन जाने तुम्हें किस चीज का सामना करना पड़े। मैं ठीक रहूंगा क्योंकि मैं डम्बलडोर के साथ हूँ। मैं बस तसल्ली करना चाहता हूँ, तुम लोग ठीक रहो। इस तरह मत देखो हरमाइनी, मैं लौट कर मिलता हूँ। वो चल दिया। वो तस्वीर के छेद से तेजी से बाहर निकलकर प्रवेश हॉल की तरफ बढ़ने लगा। डम्बलडोर बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे के पास इंतजार कर रहे थे। वो मुड़े तो हैरी भागता हुआ सबसे ऊपर वाली पत्थर की सीढ़ी पर फिसलता हुआ रुका। वो तेजी से हाँफ रहा था, उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था। मैं चाहूंगा तुम अपना चोगा ओढ़ लो। डम्बलडोर ने तब तक इंतजार किया जब तक हैरी ने उसे ओढ़ नहीं लिया। वो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, तो अब चलें। अदृश्य चोगे के नीचे हैरी जल्दी जल्दी उनके साथ चल रहा था। वो हाँफ रहा था, उसे पसीना आ रहा था। लेकिन लोग क्या सोचेंगे जब वो आपको यहाँ से जाता हुआ देखेंगे? यही कि मैं हॉग्समीड में ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। डम्बलडोर ने हल्केपन से कहा, मैं ड्रिंक लेने कई बार रोजमार्टा के यहाँ या हॉग्सहेड में जाता हूँ। ये अपने सच्चे गंतव्य स्थल को छिपाने का बहुत अच्छा तरीका है। वो बढ़ते धुंधलके में ड्राइव के पार निकल गए। गर्म घास, झील का पानी और हैग्रिड के केबिन से निकलते लकड़ी के धुएं की गंध हवा में भरी थी। यकीन करना मुश्किल था वो किसी खतरनाक या डरावने अभियान पर जा रहे थे। प्रोफेसर, हैरी ने धीरे से कहा, क्या हम अंतर्ध्यान होंगे? हाँ, मेरा मानना है कि तुम अब अंतर्ध्यान हो सकते हो। हाँ, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति लगी। ये भी हो सकता था कि वो जहाँ जाना चाहता है उससे 100 मील दूर पहुंचकर सब कुछ बिगाड़ दे। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैडम रोजमार्टा ने कहा। ओह, हेलो एल्बस, आप इतनी रात को बाहर कैसे? गुड इवनिंग रोजमार्टा, गुड इवनिंग। माफ़ करना, मैं हॉग्सहेड जा रहा था। बुरा मत मानना, लेकिन आज रात को मुझे शांत माहौल चाहिए। 1 मिनट बाद वो उस सड़क पर मुड़ गए जहाँ हॉग्सहेड का साइन बोर्ड थोड़ा चूं चूं कर रहा था। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। 3 ब्रूमस्टिक्स के विपरीत ये शराब खाना बिल्कुल खाली था। अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ यहाँ आने का नाटक करना था। अब तुम अपना हाथ मेरे हाथ पर रखो हैरी, ज़्यादा कसकर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। 3 की गिनती पर 1, 2, 3। हैरी मुड़ा। उसे भयंकर अनुभूति हुई। जब उसे लगने लगा कि उसका दम घुट जाएगा, तभी अदृश्य बंधन शिथिल हो गए। वो ठंडे अंधेरे में खड़ा हुआ था। ताज़ी नमकीन हवा उसके फेफड़ों में भर रही थी।